हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था भी व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे भी किस प्रकार से रिएक्शन आपको दी जाती है। आपको एक सबस्ट्रेट दिया जाता है, एक रिएजेंट दिया जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और वो रिएक्शन कैसे होती है। आज हम देखने वाले हैं उनका मैकेनिज्म और उसकी टाइप्स, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि दो भागों में डिवाइडेड है, SN1 एंड SN2, वो किस तरह से परफॉर्म होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और हमें उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे। हर एक पॉइंट जो कि बोर्ड पे आपको कराया जाए, आपने अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट डाउन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, टाइप्स के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक होता है SN1 एंड द अदर वन इज SN2। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड इसी टॉपिक पे किया था। SN1 SN2, SN1 क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आप सीधा डायरेक्ट कर रहे हो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है तो क्विक रिव्यू भी हम चलाएंगे। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपने देखना है भी न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। एक काम करते हैं, टाइप्स हम अभी करेंगे, फिलहाल के लिए क्विक रिव्यू दे देती हूं। अगर आपने सीधा ये लेक्चर शुरू किया है तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स लविंग या अट्रैक्टिंग। ठीक है जी। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, कौन सी स्पीशीज होती है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, ऑब्वियसली नेगेटिव स्पीशीज होती है। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, न्यूक्लियो यानी कि NU के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल इज द वन which is attracted towards nucleus, which is attracted towards the positive species, जो कि खुद नेगेटिव होता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। अब ये क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ये क्या करता है, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, यानी कि हम RX ले रहे हैं। हमें पता है हेलोजन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक नया हमें देखने को मिलेगा कंपाउंड जो कि हमारा पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बनता है, और यहाँ से X नेगेटिव लिबरेट होता है। ये जनरल चीज थी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। तो टाइप्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ भी, दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक होती है SN1 एंड द अदर वन इज SN2। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। SN1 और SN2 को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले आप ये देखो भी SN1 क्यों कहते हैं, SN2 क्यों कहते हैं। S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, SN2 को ऐसे देखेंगे, SN2 को भी ऐसे ही बोलेंगे। S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब क्या होता है, बायमोलिक्यूलर। ये बेसिक सी चीज सब पता चल गई सबको। मैंने कुछ भी नहीं किया, SN1 SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड किया है,
S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, U का मतलब 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब है बायमोलिकुलर। समझना, अब एक एक टर्म को, यहां से हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है वो शुरू होता है। अब यहां से हमारा समझने वाला काम शुरू है। इसको रीड कैसे करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म, व्हाट इज SN1 रिएक्शन, क्या बोलोगे आप? SN1 होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा पढ़ोगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे अगर मैं आपको SN2 बोलूं भी, इसको रीड करके बताओ तो क्या बोलोगे? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 अगर आ जाए तो क्या बोलोगे? ये क्या होता है? ये होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है हमारा? ये है SN1। SN2 क्या होता है स्टूडेंट्स? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है SN2। क्लियर है? ध्यान से देखो, क्लियर है? पहले आपको जनरल बताया जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया, मैं फिर भी रिपीट करूंगी। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, प्रीवियस वाला भी देख के आओ। पता क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन जो सोच होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, वो सोच जो कि क्वेश्चन क्रिएट करती है, जो कि टेंशन क्रिएट करती है, भी आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए कह रही हूँ प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा। अब इस लेक्चर के अंदर देखिए, टाइप्स के अंदर आता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN1, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? SN2 कहते हैं। एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं? इन ही रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे SN2 केमिकल रिएक्शन। SN2 SN2 को सबसे पहले क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही है, इतना तो अब आपको आ गया। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको ना एक बार देखो, बाय का मतलब होता है 2, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूलैरिटी। तो यहाँ पर आपको जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को समझ आ गया। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक। 2 भागों में तोड़ेंगे फिर से। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले। फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो इसको हमने बोला जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, या कभी भी नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। बेसिक चीजें नहीं पता तो फिर लिख लो। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, इतनी सी चीज है, ये बेसिक सा हम बचपन में पढ़ते थे, नहीं पता तो अब पढ़ लिया। ठीक है, घबराओ मत। 2 चीजों को स्टडी कर लिया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना। रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है जी, तो इतना क्लियर है। अब इसके अंदर मैम SN2 के अंदर क्या होता है? व्हाट इज SN1, व्हाट इज SN2, एक एक करके इसको स्टडी करेंगे, तभी समझ आएगा। ध्यान से देखना। SN2 के अंदर क्या होगा? हम लेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम क्या ले रहे हैं? हेलो एल्केन पे देख रहे हैं ना न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो हम ले रहे हैं हेलो एल्केन। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। इसको मैं ऐसे नहीं लिखती, मैंने क्या किया? सबस्ट्रेट लिया। सबस्ट्रेट मेरा हेलो एल्केन होगा। हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन एटम है, उस पे लगा हुआ है एक हेलोजन एटम। एक चीज मुझे सोच के बताओ, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आपने पढ़ा होगा।
CH4 आपने पढ़ा होगा ना, मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो वही हम बनाने वाले हैं। हेलोअल्केन कैसे बनता है, ऐसे मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, ध्यान से देखो हम क्या बोलते थे, कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर हेलोजन एटम आ जाए तो वो क्या बनता है हमारा हेलोअल्केन। तो ये हमारा क्या हेलोअल्केन, और हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं हेलोअल्केन की। तो अब मेरे को अगर CH4 मुझे पता है टेट्राहेड्रल है, तो ऑब्वियसली ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा इन शेप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। तो एक बॉन्ड मैंने बना दिया प्लेन के अंदर, किसके साथ, हेलोजन के साथ। एक और बॉन्ड मैं बना रही हूँ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बना रही हूँ, ये भी प्लेन में है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बोल देती हूँ भाई जरूरी नहीं है ना भी मेरे तीनों बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनाए, हो सकता है वो किसी और ग्रुप के साथ बना ले। R ग्रुप के साथ मैं लेट कर रही हूँ, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है भी अगर इसकी टेट्राहेड्रल शेप है तो इसकी भी तो टेट्राहेड्रल शेप ही होगी, 4 वैलेंसी है। तो मैं बोल देती हूँ भी मेरे जो 2 एटम्स हैं X और H, ये मेरे क्या है प्लेन में है। फिर मेरे ये आता है एक एटम जिसको मैं बोल देती हूँ R है, ये क्या है बिलो द प्लेन है, प्लेन के पीछे है। और एक मेरा ये आ जाता है एटम जो कि क्या है अबव द प्लेन है, ये मेरा क्या आ जाता है अबव द प्लेन आ जाता है, ये मैं R डैश रेड कर लेती हूँ। तो ये मेरी क्या टेट्राहेड्रल शेप हो गई, भी मेरे 2 एटम्स जो हो जाएंगे वो प्लेन में हो जाएंगे, एक आगे की तरफ हो जाएगा, एक पीछे की तरफ हो जाएगा, ये आगे की तरफ हो जाएगा, ये डैश बॉन्ड पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्या है सबस्ट्रेट है। इसके ऊपर क्या होने वाली है, मेरी SN2 रिएक्शन अकर करने वाली है, ठीक है। हाँ जी, इसके ऊपर मेरी SN2 रिएक्शन आकर करेगी, मेरा सबस्ट्रेट है। अब आपको इतनी चीज पता है भी मैम हमारा ये हेलोअल्केन है क्योंकि यहाँ पर हेलोजन एटम X लगा हुआ है। आपको मैंने अभी बता के हटी थी, पिछले लेक्चर में भी बताया था भी आपका कार्बन है और एक आपका हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इतना तो पता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी सबस्ट्रेट यहाँ पर लेने वाले हो वो क्या होना चाहिए, जो भी आप सबस्ट्रेट इस्तेमाल करने वाले हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आप मेंशन भी करना SN2 के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव substrate is taken। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये +1 का छोटा सा टॉपिक है। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या होता है भी कायरल सेंटर का प्रेजेंट होना, कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना। कायरल कार्बन क्या होता है भी कार्बन एटम पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होना, इसीलिए मैंने CH3X नहीं लिया, मैंने आपको बोला भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। देखो एक हेलोजन लगा है, एक H लगा है, एक कुछ R लगा है, कुछ R डैश लगा है, चारों ही अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं इस कार्बन पे, यानी कि ये कायरल है, तो इसको हम इसे स्टार मार्क करके लिखते हैं। ये क्या हमारा कायरल कार्बन है और ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है जी। तो कायरल कार्बन होना जरूरी है जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं भी वो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, तो हम क्या करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स खास बात समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, जो बच्चे भूल भी जाते हैं, आपने हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, आपने नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना, देखो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्वेश्चन ये राइज करता है भी मैम ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इसकी टेंडेंसी है भी न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ भागेगी। तो एक बात बताओ, एक तरीका इसका ये है भी ये आगे से आए अटैक करे, किस पे कार्बन पे करेगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पे अटैक करेगी। एक तरीका ये है भी मैम ये पीछे से आए, कहां से ये आना प्रेफर करेगी, सोच के बताना, सोचो ध्यान से, 2 मिनट रिलैक्स ले लो। मैंने बोला ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगी, ये इस कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क था। अब ये यहां से इसकी तरफ भागेगी या पीछे से भागेगी, सारी कहानी इसी पे बेस्ड है, सारी कहानी इसी पे बेस्ड है। आप 2 मिनट सोचो, तब तक मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको इरेज करती हूँ। फटाफट 2 मिनट लगाओ, सोचो क्या होगा।
फटाफट 2 मिनट लगाइए, सोचिए भी इसके अंदर क्या होगा। हाँ जी, देखें, चलो बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला इसकी टेंडेंसी ये भी आगे से भी अटैक कर सकती है, ये पीछे से भी अटैक कर सकती है, राइट। अब खुद सोचो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब ये आगे से अटैक करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगी? रिपल्शन। अभी बता के हटी हूं, नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होती है? रिपल्शन। पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होती है? रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? अट्रैक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, जब ये आगे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम फ्रंट साइड, दिस इज माय फ्रंट साइड, दिस इज माय फ्रंट साइड एंड दिस इज माय बैक साइड। जब ये फ्रंट साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो हेलोजन एटम वहां पर प्रेजेंट है और वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से ये फ्रंट अटैक नहीं करेगा। ये कैसा अटैक करेगा? ये बैक अटैक करेगा। तो अब हमारा हेलोजन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से ना आकर कहां से आएगा? पीछे से आएगा। और जब पीछे से आएगा, सोच के देखना क्या होगा। जब ये पीछे से आएगा, यहां बनेगा एक इंटरमीडिएट। देखो, ये पीछे से आएगा, अभी इसकी क्या थी? शेप थी टेट्राहेड्रल थी। जब ये पीछे से अप्रोच करेगा तो कार्बन जो कि क्या था? दो हमारा कार्बन क्या था? जैसे ये कार्बन एटम है फॉर एग्जांपल, एक हमारा जैसे हेलोजन ऐसे लगा है, एक हमारा R डैश आगे की तरफ है, R पीछे की तरफ है, और ये हमारा हेलोजन एटम ऐसे लगा है। समझ रहे हो ना? एक आगे ऐसे आगे है, एक पीछे है और एक इधर है। ये दोनों प्लेन में हो गए। तो ये दोनों मेरे प्लेन में थे और एक ही आगे और ये पीछे ऐसे था। अब ये क्या करेगा? कार्बन एटम की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? भी सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? एक प्लेन में हो जाएंगे। सारे के सारे एक प्लेन में हो जाएंगे, जो कि अभी तक एक प्लेन में नहीं थे, जो कि टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर किए हुए थे। अब देखो कैसे, ये जो हाइड्रोजन है यहीं पे रहेगा, ये हाइड्रोजन क्या है? यही रहेगा। ये R डैश इधर आ गया, ये R इधर आ गया। ये सारे के सारे प्लेन में आ गए। ऐसा नहीं है भी ये पहले आगे पीछे थे, ऐसा नहीं है। जैसे ये कार्बन है, ये आगे पीछे, ऐसा नहीं है। अब सारे एक ही प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है ऐसे, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। कौन से वाला? हेलोजन वाला। तो मैंने इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया। क्यों डॉटेड से दिखाया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन में अब क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हेलोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा। तो यहां पर हमारा ये बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से लिखेंगे इसको। ये हमारा क्या है? बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां हमारा बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा यहां से क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये मेरा बन गया इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में कार्बन की वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4 5। पेंटावेलेंट, कार्बन क्या पेंटावेलेंट होता? नहीं होता। तो इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। यहां पर हमारा क्या फॉर्म हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। क्या सभी को इतना क्लियर है? इधर हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट बन गया। अब ये अनस्टेबल है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? ये निकल जाएगा और हमारा अब ये फिर से अपने आप को क्या कर लेगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में फिर से एक्वायर कर लेगा। क्या हुआ था? टेट्राहेड्रल शेप थी, न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं कर पाया क्योंकि हेलोजन एटम के ऊपर नेगेटिव था और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव ने रिपल्शन शो करी, इस वजह से यहाँ से बॉन्ड नहीं बन पाया, वो दूर भाग गया, पास आने की बजाय दूर चला गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब बैक अटैक करता है। तो जब ये बैक अटैक करता है, कार्बन क्या करता है? सारे के सारे एटम्स इसके प्लेन में आ जाते हैं, जो कि पहले टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर किए हुए थे। और जब ये प्लेन में आता है तो यहाँ हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हेलोजन के साथ उसी टाइम पर बॉन्ड की ब्रेकेज भी हो रही है, जिसके कारण कार्बन एटम पे हमारे टोटल कितनी वैलेंसी हो जाती है? 5 हो जाती है, क्योंकि उसके 5 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। हालांकि हमने इसको डॉटेड से शो किया। अब स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे? क्योंकि अनस्टेबल है, 5 वैलेंसी नहीं होती, 4 वैलेंसी होती है और हमें पता है 4 वैलेंसी पे ये टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर करेगा। तो अब इसकी शेप कैसे हो जाएगी? कार्बन ये रहा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? इस तरफ है ना। अब देखो फिर से क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में है। अब ये जो है R डैश और R अपने आप को किस तरह से अलाइन कर लेंगे? ये फिर से अपने आप को उस तरह से अलाइन कर लेंगे भी एक हमारा क्या हो जाएगा? फ्रंट पे आ जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा? बैक पे आ जाएगा। तो फिर से हमारा जो R है वो किस पे आ जाएगा? वो बैक साइड पे चला जाएगा और R डैश जो है वो फ्रंट साइड पे आ जाएगा। फिर से क्या कर लेगा? ये कार्बन एक टेट्राहेड्रल
ये क्या कर लेगा, एक टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर कर लेगा। अब एक छोटी सी चीज समझनी है, ये तो समझ आ गया अभी, पहले ये टेट्राहेड्रल था, फिर ये पेंटावेलेंट होने के कारण प्लेन में आया, फिर से ये 4 वैलेंसी हुई तो ये कैसा एक्वायर हो गया, टेट्राहेड्रल बन गया। क्वेश्चन ये राइज करता है, जो स्टार्टिंग में आपका कंपाउंड था, ये देखो ये था, और अब जो आपका ये कंपाउंड बना है, क्या ये सेम है? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? पहले यहाँ पर क्या था, हेलोजन एटम इस तरफ लगा था राइट हैंड साइड पे और ये सारे लेफ्ट पे थे। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे लगा और ये सारे राइट हैंड साइड पे हो गए। तो क्या ये इन्वर्ट हो गया? इन्वर्ट का मतलब उल्टा हो गया उसका, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर यहाँ हेलोजन राइट पे है तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो ये हमारा कंपाउंड कैसे बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या इन्वर्टेड कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? ये था मैकेनिज्म SN2 का। अब वापस से आते हैं, भी मैम बायोमोलिकुलर अभी भी नहीं समझ आया, बायोमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? अभी 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। अब समझो ऐसा कैसे, देखो 2 मॉलिक्यूल्स कैसे, एक तो हमारा ये सबस्ट्रेट, दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स पे रिएक्शन पूरी चल रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बायोमोलिकुलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बायोमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजों की वजह से हो रही है रिएक्शन। क्या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो हमारा सबस्ट्रेट है जो कि हमने क्या लिया है, हेलो एल्केन लिया है, और एक हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एक हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या इतना क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन आता है, रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? अब अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो भी देख लो। रेट किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट K के, ब्रैकेट में लिखते हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। क्या रिएक्टेंट है, एक तो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है हमारा, RX लिख दे, यही है सबस्ट्रेट, ठीक है। और हमारा क्या है सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो NU नेगेटिव। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट इस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है रेट। ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ से ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जो आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होती है उसको ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 2 के। तो मैंने आपको बोला था बायोमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ से वो हेंस प्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया गया, एक सबस्ट्रेट का, एक न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए हमारा ऑर्डर क्या है, 2। और इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सभी को इतना क्लियर है? एक और चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है, ये जो रिएक्शन है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अकर करती है। यहाँ लिख लेते हैं, दिस रिएक्शन occurs in polar aprotic solvent। ये किसमें आकर करती है, पोलर मतलब कि जिसपे पोलैरिटी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन जाए, ठीक है। एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, ठीक है, जो प्रोटॉन नहीं देगा, ठीक है। ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अकर करती है। एग्जांपल आप इसका ले सकते हो एसीटोन, इसकी प्रेजेंस में ये अकर करती है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर करती है। क्या सभी को इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। और यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, भी यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। एक और चीज आपसे यहाँ से पूछ सकता है, भी ऑर्डर बताइए लीविंग ग्रुप का, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होता है, जो निकल रहा है, निकल कौन रहा है, हेलोजन निकल रहा है। तो अगर मैं बोलती हूँ, एक मेरे पास क्या है, Ci है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ जी, मेरे कार्बन एटम में मैंने X लगाया था ना अभी, अगर मैं उसकी जगह पे क्या लगा दूं, हेलोजन एटम लगा दूं, यानी कि मेरा लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो निकलता है, हेलोजन एटम ही निकलता है। मैं पूछती हूँ इनको ऑर्डर बताओ, भी क्या टेंडेंसी होगी, कौन इजीली निकल जाएगा, कौन इजीली नहीं निकलेगा। तो आपको पता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे नीचे जाते हो आप देखते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता है ना। तो जो हमारा आयोडीन है उसका साइज बहुत ज्यादा है, साइज बड़ा होने के कारण बहुत इजीली लीव कर सकता है ना। जिसका साइज बड़ा है वो दूर दूर है तो वो बहुत आसानी से जा सकता है, जिसका साइज छोटा है वो बहुत पास है
उसको बहुत फोर्स आपको देनी पड़ेगी निकलवाने के लिए, क्योंकि वो अट्रैक्शन बहुत शो कर रहा है। जिसका साइज बड़ा है वो दूर है, बहुत इजीली से निकल जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा लीविंग ग्रुप का? ऑब्वियसली ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? अभी सीआई बहुत इजीली से लीव कर सकता है, फिर सीबीआर, फिर सीसीएल, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो सीआई बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है। लेकिन सीएफ बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि साइज छोटा है, तो कार्बन फ्लोरीन को थोड़ा पकड़ के रखेगा, वो उसको इजीली जाने नहीं देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी साइज छोटे होने के कारण। लेकिन सीआई के अंदर साइज बड़ा है, जिसके कारण क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, बहुत इजीली लिबरेट कर देगा। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने SN2 के अंदर देखा, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में अकर कर रही है, इंटरमीडिएट भी बन रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड और ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। SN1, हमने SN2 देख ली है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या होता है, फिर से इसको वैसे ही करेंगे, इसको हमने अभी देखा था कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं इसको, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, उसके अंदर तो हमने प्रूफ कर लिया था क्योंकि उसका ऑर्डर 2 आ रहा था, इसलिए उसे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे। अब यहाँ पर इसे यूनिमोलिकुलर कहने का मतलब क्या है, भी ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिमोलिकुलर में यूनि का मतलब क्या है, ऑर्डर आपका इस बार क्या आने वाला है, इस बार आपका ऑर्डर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है? बाकी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन, यानी कि जो नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियस की तरफ जाएगी, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल सोचते हैं भी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गलती मत करना। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है तो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं भी ये क्या होता है, it occurs in 2 steps। वो सिंगल स्टेप में होती थी, ये 2 स्टेप्स में होती हैं। बच्चे यही गलती खाते हैं भी, वहां पर हमारी बायोमोलिकुलर है, 2 है, तो वहां पे भी 2 स्टेप में होगा, ऐसा नहीं है। वो बायोमोलिकुलर है लेकिन सिंगल स्टेप है, ये यूनिमोलिकुलर है लेकिन मल्टीपल स्टेप्स, यानी कि 2 स्टेप्स में अकर करती है, मल्टीपल नहीं 2 स्टेप्स में अकर करती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हमने क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, जो कि हम क्या लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज टेकन। हमने क्या लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया। जो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो कायरल होगा, यानी कि देखो ये कार्बन है, इस पे ये हेलोजन लगा है, ये हाइड्रोजन भी प्लेन में है, एक R ग्रुप है जो बिलो द प्लेन है, और एक R' है जो क्या है, अबव द प्लेन है। ये क्या शेप है, टेट्राहेड्रल है, ये डैश बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड होता है। ये हमारा क्या कायरल है, तो इसको मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बोला था ये 2 स्टेप्स में अकर करती है, तो ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकटायन बनेगा। वहां पर हमने सीधा देखा था इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, और यहाँ पर सिर्फ हमें अभी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में हमें सिर्फ सबस्ट्रेट की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की जरूरत है। यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने वाले हैं। क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक। वहां पे क्या लेते थे, पोलर ए प्रोटिक, जो कि प्रोटॉन नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देंगे पोलर प्रोटिक, जो कि जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाटर।
वाटर H पॉजिटिव दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। एसीटोन में ऐसा नहीं था, वो पोलर एप्रोटिक था। अब पोलर ये क्यों है? क्योंकि इस पे पोल्स बनते हैं H पॉजिटिव O नेगेटिव। प्रोटिक क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव दे सकता है। वाटर की टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज करवा देता है। यहां से हमारा ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये जब बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो क्या होता है, ये जो है X अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा, ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हेलोजन एटम लेकर चला जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, X नेगेटिव। और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा कार्बन, हमारे पास क्या बचेगा, कार्बन बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये हाइड्रोजन लगा है, ये R डैश लगा है, ये R लगा है। टेट्राहेड्रल शेप थी, अब ये सारे क्या आ गए, प्लेन में आ गए, और यहां से हमारे पास ऐसा कार्बन आया जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिसपे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो हमारा क्या होता है, कार्बोकटायन होता है। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी को इतनी चीज क्लियर हुई? अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट इसमें क्या चीज अकर करती है, नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है भी, अब आपका नेक्स्ट होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप जो आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, खुद नेगेटिव होता है और किस पे अट्रैक्टेड होता है, पॉजिटिव पे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे इस कार्बन पे। अब स्टूडेंट्स सोच के बताना, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है, आगे से भी आ सकता है मैम और पीछे से भी आ सकता है। आ सकता है क्या, यहाँ पे कोई नेगेटिव स्पीशीज है, कोई नेगेटिव स्पीशीज नहीं है, ये यहाँ कहीं से भी अटैक कर सकता है। अगर ये आगे से अटैक करेगा तो हमारे पास ये बनेगा, और अगर स्टूडेंट से पीछे से अटैक करेगा तो हमारे पास ये बनेगा। क्या सभी को इतना क्लियर है? अगर ये आगे से अटैक करेगा तो ये बनेगा, अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो ये बनेगा। यानी कि इनिशियली हमारा कंपाउंड ऐसा था, अब फाइनल प्रोडक्ट आप देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सिमिलर है। राइट हैंड साइड पे हेलोजन है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे न्यूक्लियोफाइल है। जो बिल्कुल सिमिलर होता है वो क्या होता है, वो होता है रिटेंशन। जो उल्टा हो जाता है वो क्या होता है, इन्वर्जन। तो ये वाला कैसा है, इन्वर्जन, वो वाला कैसा है, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब रिटेन्ड, उसने अपनी पोजीशन बनाकर रखी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपाउंड आ जाते हैं। क्यों? पिछले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, ध्यान से देखो। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब आगे से आता है तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होती है, इसलिए एक ही कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियो पहले आपने क्या बनाया, पहले आपने जनरेशन किया कार्बोकटाइन का, यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल का यूज नहीं किया, ओनली आपने इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, जिसके कारण इसका बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ से हमारे पास कार्बोकटाइन जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल ने उस कार्बोकटाइन पे आके क्या किया, अटैक किया। अब ये आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है, ये तो टेंडेंसी होती है। उसमें क्या होता था, आगे हमारे पास नेगेटिव होता था तो रिपेल कर देता था, यहाँ क्या कोई नेगेटिव है, नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड देखने को मिलते हैं, एक होता है रिटेंशन कंपाउंड, एक होता है इन्वर्जन कंपाउंड। यानी कि और इन दोनों कंपाउंड के सम को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इन कंपाउंड के सम को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो SN1 के अंदर आपने जो चीजों का ध्यान रखना है भी, ये 2 स्टेप्स में अकर करता है। पहला होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, दूसरा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अकर करता है स्टूडेंट्स, किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तीसरी चीज इसके अंदर आपको क्या ध्यान देनी थी, आपको ध्यान देना है भी यहाँ पर आपका क्या बनता है, कार्बोकटाइन बनता है। क्लियर है? और रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब एक इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, एक रिटेंशन कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि एक ही हमने रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया स्टार्टिंग में, और ये जो हमारा होता है ना जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट बताता है। तो सेकंड स्टेप रेट नहीं बताएगा, फर्स्ट स्टेप रेट बताएगा। तो रेट बताने के लिए हमें पता है भी एक ही हमारे पास क्या था,
न्यूक्लियोफाइल तो आया ही नहीं था फर्स्ट स्टेप में, तो रेट कांस्टेंट के इनटू हमारा हेलो एल्केन, तो इसके ऊपर 1 ही होगा, तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। SN2 के अंदर 2 हमारे पास रिएक्टेंट थे, यहाँ पे सिंपल एक ही है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइन करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो हमारी होती है ना यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका रेट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे। इस पे ही बनता है ना कार्बोकटाइन, SN2 में तो बनता ही नहीं। ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कार्बोकटाइन की। और आपको इतना पता है भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो रेट भी किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली है, जो कि है हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले आपको नोटिफिकेशन उसकी टाइम टू टाइम पहुंच जाए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।